नमस्कार। महान अर्थशास्त्री ग्रेग मैनकिव का छात्र होने के नाते मुझे इकोनॉमिक्स की गुत्थियां सुलझाने में बड़ा मजा आता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर अर्थशास्त्र की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को समझते हैं। कभी सोचा है कि सड़क के आर पार बने गैस स्टेशनों पर पेट्रोल की कीमत लगभग एक जैसी ही क्यों होती है? चलिए, इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, क्योंकि इसका जवाब हमें एक ऐसे जबरदस्त रणनीतिक खेल के बारे में बताता है जो हमारे चारों ओर की कई इंडस्ट्रीज की दुनिया को चलाता है। तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे दो विक्रेताओं की एक कहानी से, फिर देखेंगे कि धोखे का लालच कैसे काम करता है। इसके बाद हम प्रिजनर्स गेम की मशहूर पहेली को सुलझाएंगे और आखिर में समाज के बनाए नियमों पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से सीधे साधे बाजार की, जहां गिने चुने खिलाड़ी ही है। अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसे ही सिनेरियो को ओलिगोपोली कहा जाता है। देखिए, एक तरफ है परफेक्ट कंपटीशन, जहां बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। दूसरी तरफ है मोनोपोली, जहां सिर्फ एक ही होता है। ओलिगोपोली ठीक इन दोनों के बीच में आता है। यहाँ बस कुछ ही फर्में होती हैं जो एक दूसरे के साथ, आप कह सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिक शतरंज के खेल में फंसी होती हैं। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर बैठा है। ये वो सिचुएशन है जहां बस मुट्ठी भर कंपनियां, जैसे हमारे उदाहरण वाले गैस स्टेशन, पूरे के पूरे बाजार पर अपना दबदबा रखती हैं। तो चलिए अपनी केस स्टडी के लिए एक काल्पनिक शहर लेते हैं। नाम है स्मॉलविल, और इस शहर में सिर्फ दो गैस स्टेशंस हैं, 7-Eleven और केसीज, बस यही दो। ये सिंपल सा सेटअप इस पूरी कहानी की जो असली दुविधा है उसे बड़ी आसानी से समझा देगा। अब यहाँ पर एक मजेदार बात है, इन दोनों गैस स्टेशनों के पास दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक तो ये कि वे आपस में हाथ मिला लें, एक मोनोपोली की तरह काम करें और मिलकर खूब सारा प्रॉफिट कमाएं। और दूसरा रास्ता है कि वे एक दूसरे से इतनी जबरदस्त टक्कर लें कि सारा प्रॉफिट ही जीरो हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब मिल के ज्यादा फायदा है तो ये दोनों एक मोनोपोली की तरह काम क्यों नहीं कर लेते? बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक कॉम्प्लिकेशन। वो चाहे तो आपस में एक गुप्त समझौता कर सकते हैं, जिसे कार्टेल कहते हैं, और ये तय कर सकते हैं कि कीमतें ऊंची रखी जाएंगी ताकि जो भी मोनोपोली वाला प्रॉफिट हो उसे आपस में बांट लिया जाए। तो सोचिए, अगर 7-Eleven और केसीज दोनों इस समझौते पर टिके रहते हैं और अपनी सप्लाई को लिमिटेड रखते हैं, तो दोनों ही अपनी जेब में $13,200 का मोटा मुनाफा लेकर घर जा सकते हैं। लेकिन यहीं पर इंसानी फितरत काम करती है। सोचिए, अगर आप केसीज के मालिक होते तो क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि चुपके से थोड़ी ज्यादा गैस बेच दी जाए? बिल्कुल, सौदे को तोड़ने का ये लालच बहुत पावरफुल होता है। अब देखिए कि ये धोखा काम कैसे करता है। पहला कदम, केसीज चुपके से तय मात्रा से ज्यादा गैस बेच देता है। दूसरा, बाजार में ज्यादा सप्लाई आने से कीमत थोड़ी गिर जाती है। लेकिन तीसरा और सबसे जरूरी कदम, कीमत कम होने के बावजूद केसीज का मुनाफा बढ़कर $15,000 हो जाता है। मतलब धोखा देने वाले को फायदा हो गया। पर यही तो असली जाल है। अगर केसीज को देखकर 7-Eleven भी यही सोचे और वो भी धोखा दे, तो क्या होगा? बाजार में गैस की बाढ़ की आ जाएगी, कीमतें और गिर जाएंगी और दोनों का मुनाफा घटकर सिर्फ $12,000 रह जाएगा। मतलब दोनों ने अपने फायदे के चक्कर में अपना ही नुकसान कर लिया। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और इस पहेली को और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये जो अजीब सी सिचुएशन है ना, जहां हर कोई अपने भले के लिए काम करता है और आखिर में सबका नुकसान हो जाता है, इसे अर्थशास्त्र में एक बहुत ही मशहूर नाम दिया गया है। इस लॉजिक को समझाने के लिए मेरे प्रोफेसर मैनकिव हमेशा एक क्लासिक कहानी सुनाते थे, दो अपराधियों की कहानी जो पार्टनर थे, बॉनी और क्लाइड। अब देखिए, अगर क्लाइड चुप रहता है तो बॉनी के लिए सबसे अच्छा है कि वो जुर्म कबूल कर ले और आज़ाद हो जाए, और अगर क्लाइड कबूल करता है तब भी बॉनी के लिए कबूल करना ही बेहतर है। यही सेम लॉजिक क्लाइड पर भी लागू होता है। तो नतीजा क्या निकलता है? दोनों ही जुर्म कबूल कर लेते हैं और दोनों को 8-8 साल की सजा होती है, जबकि अगर दोनों चुप रहते तो सिर्फ 1 साल में छूट जाते। देखा कितनी अजीब बात है? अर्थशास्त्र की दुनिया में इसी नतीजे को, जहां हर खिलाड़ी दूसरे की चाल को देखते हुए अपनी सबसे बेहतरीन चाल चलता है, उसे हम नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यही बात तो हमारी गैस स्टेशन वाली कहानी से जुड़ती है,
देखिए, 7-Eleven और केसीज के सामने भी बिल्कुल वही सिचुएशन है जो बॉनी और क्लाइड के सामने थी। दोनों के लिए सबसे अच्छी व्यक्तिगत चाल धोखा देना ही है, और इसी वजह से वो दोनों भी एक ऐसे नैश इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाते हैं जहां दोनों का ही नुकसान होता है। और एक बार जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं ना, तो ये आपको हर जगह दिखने लगता है। दो कंपनियों के बीच एडवर्टाइजिंग की जंग हो, ओपेक देशों का तेल उत्पादन पर धोखा देना हो, या फिर दो देशों के बीच हथियारों की होड़, ये गेम हर जगह चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर आपसी सहयोग इतना मुश्किल है, तो क्या कोई सल्यूशन है? यहीं पर सरकार का रोल आता है, और हम बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी की। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से सरकारें एंटी ट्रस्ट कानूनों का इस्तेमाल कर रही हैं। इन कानूनों का मकसद ही यही है कि ओलिगोपोली में कंपनियां मिलकर मोनोपोली की तरह काम ना कर पाएं, बल्कि आपस में कंपटीशन करें। इससे फायदा किसका होता है? हम सबका, यानी कि उपभोक्ताओं का। और ये कानून आज के डिजिटल युग में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। एक्सपर्ट्स आज भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि गूगल जैसी बड़ी कंपनियों की मार्केट पावर को कैसे देखा जाए। और यही बहस फेसबुक जैसी कंपनियों पर भी लागू होती है। सवाल बड़ा सीधा है, क्या हमारे 100 साल पुराने कानून आज की नई डिजिटल कंपनियों के लिए काफी हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बस यहीं पर हम आज के चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। प्रिजनर्स डिलेमा का जो बेसिक लॉजिक है वो तो शायद कभी नहीं बदलेगा, लेकिन जिस मैदान पर ये खेल खेला जा रहा है वो लगातार बदल रहा है। और जानते हैं, यही बात तो इकोनॉमिक्स को इतना दिलचस्प बनाती है।